अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आप सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क का 1/3 पार्ट सैलाबी पानी के नीचे है और इसी सैलाब की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए आज हमने एक छोटा सा सेशन रखा है जिसमें हम सैलाब के आने की वजूहात और इमदादी कामों के हवाले से बात करेंगे। और व्यूवर्स, आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो व्यूवर्स, आए आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। शुक्रिया ज़ीशानो भाई। ज़ीशानो भाई, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मौजूदा सैलाब है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब है, इसकी वजूहात क्या है? इकरामो भाई, इस बदतरीन सैलाब की वजह मानसून का गैर मामूली साइकिल है। इस दफ़ा का मानसून पिछले 30 सालों के मुकाबले में 400% ज़्यादा है। नॉर्मली मानसून के 3 से 4 साइकिल्स होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी तादाद 8 है और मज़ीद भी इन साइकिल्स की पेशन गोई की जा रही है। इकरामो भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि 1961 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मानसून है। ये बारिशें मज़ीद 1 महीने तक जारी रहेंगी और इन ज़्यादा बारिशों की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी वार्म अप हुए हैं, जिसकी वजह से हवा में मॉइस्चर का लेवल बढ़ा है और ये तबाहकुन बारिशें हुई हैं। अच्छा ज़ीशानो भाई, हमें ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस सैलाब में उनका कितना पानी है? अच्छा, इसकी मेन जो वजह है वो तो मानसून की बारिशें हैं जो कि 8 हफ्ते से लगातार हो रही हैं, लेकिन इनमें ग्लेशियर का पानी भी शामिल है। ऑफ कोर्स गर्मी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हर साल हमारे दरियाओं में इसका पानी आता है और हर साल सैलाब आता है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार्बन के ग्लोबल इमिशन में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.8% है, जो कि ना होने के बराबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र पाकिस्तान कर रहा है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में दुनिया के बाकी ममालिक को पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। शुक्रिया यार। अच्छा, इस बदतरीन सैलाब ने जो तबाही मचाई है, उस तबाही की तफसील अपने व्यूवर्स को बताएं। इस वक्त पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब की जद में है। इकरामो भाई, अगर आप तबाही का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान के 7 आदमियों में से एक आदमी बगैर छत के खुले आसमान के तले सो रहा है। 2010 में जो फ्लड आया उसको सुपर फ्लड कहा जाता है। उसमें 20 मिलियन लोग बेघर हो गए और इस सैलाब में अभी तक 33 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। 1300 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। 90% फसलें तबाह हो गई हैं। 7.5 लाख के करीब मवेशी मर गए हैं। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 220 पुलें और 5000 किलोमीटर रोड शामिल हैं, वो तबाह हो चुके हैं। इकॉनमी का $10 बिलियन का लॉस हो चुका है। सिंध में सैलाब के पानी ने दरियाए सिंध के किनारे पर 100 किलोमीटर के एरिया पर एक बहुत बड़ी झील बना दी है। गलियां दरियाओं में तब्दील हो गई हैं। तालीम हर बच्चे का हक है और हमें इस हक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी बच्चे को भूख से नहीं मरना चाहिए। अच्छा, इस सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान किस सूबे को हुआ है? नुकसान में सबसे पहले नंबर पर सिंध है, फिर बलोचिस्तान है, उसके बाद KPK है, फिर पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर शामिल है। सिंध में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लॉस हुआ है। इस लॉस में 20 लाख बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हम ईमानदारी से टेंट स्कूल कायम करें तो इस तालीमी नुकसान को कम किया जा सकता है। अगर हम पिछले 10 सालों में सिंध की तालीमी इक़दामात पर नज़र डालें तो कुछ हौसला अफजा नहीं है। अच्छा ज़ीशानो भाई, सैलाब से जो तबाही होना थी वो तो हो गई है। अब हमें इमदादी सरगर्मियों के बारे में कुछ बताएं। देखें, सैलाब के दौरान सबसे पहले जो काम होता है वो होता है लोगों को रेस्क्यू करना, उन्हें महफूज मकाम पे पहुंचाना। इसके बाद उनकी खुराक, लिबास, रिहाइश और तिब्बी इकदामात फराम करने होते हैं। इस सिलसिले में हमारी आर्मी, रेंजर और पुलिस सबसे आगे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट के कुछ और डिपार्टमेंट भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कुछ फलाई तंजीमें और कुछ लोग अपने अपने लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की ने बाकायदा अपनी रेस्क्यू टीमें भेजी हैं जो हमारी आर्मी के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
اس کے علاوہ IMF نے ہمارے قرضے بحال کر دی ہیں۔ امریکہ، چائنا، کینیڈا، UAE اور سعودی عرب نے بھی امداد بھیجی ہے۔ عمران خان جو کہ سابق کرکٹر ہیں اور PTI کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ٹیلی تھون کے ذریعے 3 گھنٹوں میں 5.5 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیے ہیں۔ فنگل اینڈ بیکٹیریل سکن ڈیزیزز جنم لے چکی ہیں جن کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں عورتوں کو ہائیجینک پروڈکٹس پہنچانی چاہیے تاکہ وہ ہیضہ، ملیریا اور ڈائریا سے بچ سکیں۔ فرانس کی میڈیکل ٹیم کراچی پہنچ چکی ہے اور اس نے طبی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ایپل اور گوگل نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل فنڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر جس کے چیئرمین احسن اقبال ہیں، اس کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے۔ اس میٹنگ میں DGISPR اور NDMA کے چیئرمین اور دوسرے اراکین شامل تھے۔ اس اجلاس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ریسکیو اور دوسری امدادی سرگرمیوں کو تیز کیا جائے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس، فلاحی تنظیمیں اور دوسرے مختلف لوگ جو سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہے ہیں تعریف کے لائق ہیں۔ ہماری دعا ہے جلد از جلد بحالی ہو اور ایسے لوگ جو سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ بحیثیت قوم سیلاب زدگان کے لیے ہمیں اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہیے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں اکائی بن جانا چاہیے، متحد ہو کے کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفات اور مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ ویورز، سیلاب سے اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہو چکی ہے کہ جتنی بھی امداد کی جائے وہ کم ہے اور ری ہیبلیٹیشن پروسیس میں کافی ٹائم لگے گا۔ ذیشانو بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، سیلاب زدگان کے جو حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ سیلاب سے بچ گئے ہیں اور محفوظ مقامات پہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ علاقے جہاں پہ سیلاب نے نظام زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے ہمیں ان علاقوں کا رخ کرنا چاہیے، ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کرنی چاہیے اور ان کو ان کی زندگی میں واپس لانا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری روایات اور ہماری اخلاقیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔